हेलो दोस्तों, मैं अमित शुक्ला आपके अपने यूट्यूब चैनल लेके स्टडी नोट में आप सभी का स्वागत है। आज जैसा कि मैं आप लोगों को बताने वाला हूं दोस्तों कि बीए प्रथम सेमेस्टर के सभी छात्र छात्राओं के लिए आज मैं पहला चैप्टर आपका होगा पॉलिटिकल साइंस का, जो आपका नया सेशन चल रहा है दोस्तों। ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा दोस्तों पेपरों में। तो आपका जो पहला चैप्टर होगा दोस्तों वो आपका होगा राजनीति, उदारवाद में व्यक्ति और राज्य। तो ये चीज़ें आपको समझने के लिए बहुत ही बढ़िया रहेगी दोस्तों। आप लोग अच्छे से अपने आप को तैयार रखिए और अपने आप को पेपर के अनुसार आप लोग अपना ये चैप्टर तैयार करते जाइए। तो आपका पहला अध्याय होगा दोस्तों, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा है दोस्तों। ये पहला आपका आज से शुरू कर दिया गया है आपका पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान। दोस्तों बने रहे, आपका दूसरा तीसरा चौथा इस तरीके से आपको मैं सारे टॉपिक वाइज आपको क्लास देते जाएंगे दोस्तों। तो ये आपका आज का पहला वीडियो होगा दोस्तों, ये राजनीति शास्त्र का। दोस्तों बने रहे वीडियो के अंत तक, जिससे कि आपको फ़ायदा ही इसमें सारी चीज़ें फ़ायदा नज़र आएंगे आपको। और आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बता सकते हैं। और आपको सबसे महत्वपूर्ण बात ये रहेगी दोस्तों कि आपका ये पहला वीडियो रहेगा, यानी अध्याय फर्स्ट का पहला वीडियो होगा। और अध्याय एक में 3 वीडियो आपको मैं देता रहूँगा, जिससे कि आपको छोटी छोटी टॉपिक मिलती रहे और अपने आप को कभी भी बोरियत फीलिंग ना आए, और आपको कभी पेपर में ऐसे ना हो कि पेपर में हेजिटेशन आए, आप लोग तैयार नहीं कर पाए हैं। तो एक क्लास इस तरीके से देंगे दोस्तों कि आपका पूरा एक पेपर बना के और सारी चीज़ें आपको वहीं से आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपना पेपर तैयार करते रहिए और अपना सिलेबस भी तैयार करते रहिए। तो दोस्तों इसी के साथ मैं चलता हूँ आपके अपने टॉपिक की ओर, जो आपका इनकी चैप्टर है। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग अपना तैयार करते रहिए। और बात करते हैं सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है दोस्तों कि आपकी जो इस यानी कि जो आपका आज पहला चैप्टर लेके आया हो दोस्तों आपके बीच में मैं, इसका राजनीति शास्त्र का, ये आपका पहला दिन होगा दोस्तों इसमें। और कोई इसमें अदर टॉपिक नहीं आएगा। जो टॉपिक होगा वो सीरियल वाइज सीरियल चलता रहेगा, जिससे आपको कोई परेशानी ना हो और अपना पेपर, अपना जो ये सिलेबस है वो आप लोग पूर्ण रूप से तैयार कर सकें। दोस्तों ये हमारा चैनल है, चैनल में आप लोग हमारे छात्र छात्राएँ सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो आप लोग के तहत पहुंच सके। अब बात करते हैं आपके चैप्टर की ओर। चैप्टर पहला क्वेश्चन आपका दे रखा है दोस्तों, राजनीति क्या है? प्राचीन और उदारवादी दृष्टिकोण का वर्णन कीजिए। उत्तर है आपका, आम आदमी राजनीति का अर्थ लगाते समय एक छोटे से दायरे के बारे में सोचता है। यानी कि जो पॉलिटी है इसका राजनीति का अर्थ लगाते हैं एक छोटे से दायरे में बारे में सोचते हैं। वह इसे या तो केवल मंत्रियों और विधायकों की गतिविधियां समझ लेता है, या इसे राजनीतिज्ञों की चालबाजियों और चुनाव के पैंतरों के साथ जोड़ने लगता है। वह यह अनुभव नहीं करता है कि राजनीति में एक व्यापक सामाजिक प्रक्रिया, जिसे हम कहते हैं सोशल प्रोसेस, जो सामाजिक जीवन में अनेक स्तरों पर चलती रहती है। ज़्यादा से ज़्यादा वह यह मान लेता है कि राजनीति में सार्वजनिक सभाएं, जलसे, जुलूस, नारेबाजी, प्रदर्शन, मांगे, हड़ताल, आंसू गैस और लाठीचार्ज जैसी गतिविधियां आ जाती हैं। या फिर उसका ध्यान चुनावों, प्रचार अभियानों या रैलियों के पक्ष की ओर चला जाता है, जिससे झूठे वादे किए जाते हैं और पूर्ति के झूठे समाचार फैलाए जाते हैं। इन्हीं गोलमोल धारणाओं के परिणाम स्वरूप राजनीति को कभी कभी धूर्तों का अंतिम आश्रय, यानी कि लास्ट ऑफ रिजल्ट ऑफ साउंड्रिल्स कहकर इसकी निंदा की जाती है। अर्नेस्ट बैन ने राजनीति पर व्यंग करते हुए इसे ऐसी कला की संज्ञा दी है, यानी कि जो अर्नेस्ट बैन है उसे एक व्यंग के अनुसार, मैंने एक टोन के, जिसे कहते हैं टोन के अनुसार उन्होंने दिया है। पहले तो मुसीबत को ढूंढते हैं, फिर वह जहां हो या ना हो वहां उसे पकड़ लाते हैं, उनका गलत निदान किया जाता है और फिर उनके लिए गलत उपचार का प्रयोग किया जाता है। इन अनोखी धारणाओं के आधार पर राजनीति को कभी कभी घिनौना खेल, डर्टी गेम कहा जाता है। छात्रों को राजनीति से दूर रहने की सलाह दी जाती है और न्यायाधीशों तथा बुद्धिजीवियों से यह आशा की जाती है कि वे अपने आप को राजनीति से ऊपर रखेंगे। राजनीति के सही रूप को जानने समझने के लिए उन भ्रांतियों को दूर करना आवश्यक है जो इसकी आम धारणा के साथ जुड़ी हुई हैं। अंग्रेजी का
पॉलिटिक्स शब्द ग्रीक भाषा के पॉलिस शब्द से बना है, जो प्राचीन यूनानी नगर राज्य सूचक था। यानी जो पॉलिटिक्स हमारा है वो पॉलिस शब्द से बना है। किसके? पॉलिस शब्द यानी ग्रीक भाषा से। इन राज्यों और नगरों की एक विशेष बात थी कि इसके नागरिक बहुधा अपना शासन स्वयं चलाते थे। ये नागरिक राज्य के सदस्यों और संचालकों के रूप में भूमिका निभाते थे। उससे संबंधित गतिविधियों को प्राचीन यूनानी विचारकों ने पॉलिटिक्स की संज्ञा दी है। इन गतिविधियों को व्यवस्थित अध्ययन को भी उन्होंने पॉलिटिक्स नाम दिया। प्लेटो, अरस्तु उनके समकालीन विचारकों की दृष्टि से पॉलिस या नगर राज्य के मामले अत्यंत महत्वपूर्ण थे। अरस्तु ने तो इनके अध्ययन का सर्वोच्च विज्ञान या परम विद्या यानी मास्टर साइंस की संज्ञा दे डाली, क्योंकि उसका विचार था नागरिक के लिए नगर राज्य के जीवन में भाग लेना उत्तम जीवन यानी गुड लाइफ का आवश्यक शर्त है। यूनानी विचारक यह मानते थे कि राज्य मनुष्य के जीवन को चलाने के लिए एक अस्तित्व में आता है और सद्जीवन के सिद्धि के लिए बना रहता है। स्टेट ऑफ कम्स इनटू एक्सिस्टेंस ऑफ फॉर द सेक ऑफ लाइफ एंड कंटिन्यूज फॉर द सेक ऑफ गुड लाइफ। अरस्तु ने कहा था, यानी पे आपका ये जो दे रखा है पॉइंट, यानी कि जीवन को चलाने के लिए अस्तित्व में आता है और सद्जीवन की सिद्धि के लिए बनाता है। स्टेट ऑफ कम्स इनटू एक्सिस्टेंस ऑफ फॉर द सेक ऑफ लाइफ एंड कंटिन्यूज फॉर द सेक ऑफ गुड लाइफ। अब यहाँ पे आपको अरस्तु ने भी कहा है, अरस्तु ने कहा था कि मनुष्य स्वभाव से राजनीति प्राणी है, यानी कि मनुष्य स्वभाव से राजनीति प्राणी। मैन इज द बाय नेचर ए पॉलिटी एनिमल। ओके, इस तरीके से आपका दोस्तों आपके अरिस्टोटल जी ने कहा था, जो मनुष्य राज्यों में नहीं रहता है या जिसे राज्य की आवश्यकता नहीं है, वह या तो निरापस यानी कि बीस्ट होगा या अतिमानव या सुपरमैन होगा। अर्थात वह या तो मनुष्यता के स्तर पर बहुत नीचे गिरा होगा या बहुत ऊंचा उठा होगा। राज्य में रहकर ही मनुष्य सही अर्थ में मनुष्य बनता है, अन्यथा उसे मनुष्य रूप में नहीं पहचाना जा सकता। अरस्तु ने राजनीति को इसलिए सर्वोच्च विज्ञान का दर्जा दिया क्योंकि वह मानव समाज के अंतर्गत विभिन्न संबंधों को व्यवस्थित करने में निर्णायक भूमिका निभाता है। राजनीति को सहायता से मनुष्य इस धरती पर अपनी निर्यात को वश में करने का प्रयास करते हैं। अन्य सब ज्ञान विज्ञान मनुष्य के राजनीतिक जीवन को संवारने के साधन है। राजनीति शास्त्र समस्त शास्त्रों का सिरमौर है। अब राजनीति का ग्रीक दृष्टिकोण यानी ग्रीक व्यू ऑफ पॉलिटिक्स। अब इसमें आपका राजनीति के बारे में, राजनीति शब्द का उद्भव ग्रीक राजनीति दर्शन शास्त्र से हुआ है, जिसके प्रतिनिधि विचारक प्लेटो और अरस्तु जी हैं। अरस्तु के अनुसार राजनीति का संबंध उन सभी सामान्य और सार्वजनिक विषयों से है जो नगर राज्य के संपूर्ण सामाजिक समुदाय को प्रभावित करता है। यह सर्वगुण संपन्न राज्य और समाज व्यवस्था की समझ है। अरस्तु ने राजनीति को सर्वोच्च विज्ञान यानी मास्टर ऑफ साइंस का दर्जा दिया क्योंकि राज्य की संस्थाएं, शासन व्यवस्था, सामाजिक संस्थाएं, आर्थिक प्रबंध और परिवार की सभी राजनीति के विषय हैं। व्यक्ति का नगर राज्य के कार्यों में हिस्सा लेना मानव आत्मसिद्धि की आवश्यक शर्त माना गया है। अरस्तु के अनुसार व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है और नगर राज्य में रहना उसकी प्रकृति का एक अंग है। जो व्यक्ति नगर राज्य में नहीं रहता वह या तो पशु है या देवता। नगर राज्य का अस्तित्व अच्छे जीवन के लिए है और अच्छे जीवन प्राप्ति के लिए जन्म, पालन पोषण, शिक्षा, सुविधाएं, न्याय, कानून, सरकार आदि सभी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अतः ये सब राजनीति के विषयक हैं। अब ग्रीक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति का संबंध व्यक्ति के संपूर्ण सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और नैतिक, धार्मिक आदि से माना गया है, ना तो
राज्य और समाज में कोई अंतर किया गया है और ना ही व्यक्ति के व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन में नागरिक के संपूर्ण व्यवहार को राजनीतिक विषय माना जाता है। राजनीतिक विषय माना जाता है। इस अर्थ में राजनीति सर्वव्यापी थी। ग्रीक राज्यों के पतन तथा रोमन राज्य और साम्राज्यवाद के उदय के बाद राजनीति के अर्थ में परिवर्तन आ गया। इसका अर्थ अपेक्षाकृत संकुचित हो गया। व्यक्ति के व्यक्तिगत और सामाजिक कार्यों में अंतर किया जाने लगा। उसकी राजनीतिक तथा धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक गतिविधियों में भी अंतर किया गया है। राजनीतिक गतिविधि को व्यक्ति की कई गतिविधियों में से एक माना और राज्य को समाज की कई संस्थाओं में से एक संस्था। दूसरे अर्थों में व्यक्ति का आज्ञा पालन यानी व्यक्ति की आज्ञा पालन का अधिकार केवल राजनीति अथवा राज्य की नहीं, बल्कि इसे समाज की अन्य संस्थाओं, विशेष धार्मिक संस्थाओं के साथ बांटा जाना चाहिए। राजनीति का संबंध केवल राज्य संस्थाओं तथा राज्य के आंतरिक और बाह्य सुरक्षा में होना चाहिए, यानी कि आंतरिक में होना चाहिए और बाह्य में भी होना चाहिए। तो इस तरीके से जो ये राज्य हमारा हो जाता है, तो बाहर में और आंतरिक में, जैसे आपके राज्य के बाहर भी काम कर सके और अंदर भी काम करे। तो ये आपका धार्मिक संस्थाएं के अनुसार पॉलिटिक्स माना जाता है। अब राज्य के अध्ययन के रूप में राजनीति, यानी कि राज्य के अध्ययन के रूप में राजनीति के बारे में बताएंगे हम आपको। अब है आपका राजनीति चिंतन के इतिहास में राजनीति का एक महत्वपूर्ण अर्थ राज्य तथा राज्य व्यवस्था का अध्ययन है। गार्नर के अनुसार कहा गया है कि राजनीति राज्य से आरंभ और समाप्त होती है। इसी तरह गैटल के अनुसार राजनीति राज्य के अतीत, वर्तमान तथा भविष्य का अध्ययन है। व्यापक रूप में राज्य का अर्थ एक ऐसे सामाजिक संगठन से लिया जाता है जो निश्चित भूमि में रहने वाले लोगों पर अंतिम और निर्णायक सत्ता का प्रयोग करता है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से राज्य की धारणा यूरोप में मध्य युग की समाप्ति के बाद राष्ट्र राज्यों के साथ उदय के साथ जुड़ी हुई है। ग्रीक नगर राज्यों की तरह धारणा आत्मनिर्भर तथा आंतरिक व्यवस्था से संबंधित छोटे छोटे सामाजिक समुदायों तक सीमित नहीं थी। अंतर्राष्ट्रीय कानून राज्य का एक महत्वपूर्ण अंग माने गए। राज्य की प्रभुसत्ता का धारक तथा आज्ञा पालन करवाने का अधिकारी माना गया। अपनी आज्ञाओं का पालन करवाने के लिए राज्य सैनिक शक्ति, पुलिस, जेल आदि का प्रयोग कर सकता था। तथापि जो कार्य राज्य को सौंपे गए वह वस्तुतः सरकार द्वारा संपन्न होते हैं। अतः राज्य का अध्ययन व्यवहारिक स्तर पर सरकार तथा इसकी संस्थाओं जैसे संविधान, सांसद, कार्यकारिणी, नौकरशाही आदि के अध्ययन में बदल गया। सरकार के स्वरूपों को बढ़ोतरी के साथ साथ इसके विभिन्न स्वरूप जैसे राजतंत्र, कुलीन तंत्र, प्रजातंत्र, संघीय व्यवस्था आज सभी राजनीति के विषय माने जाने लगे। 20वीं शताब्दी में राजनीतिक दल, नौकरशाही तथा जनमत का सरकारी संस्थाओं पर प्रभाव भी राजनीति का अंग बन गए। अब आपका आ गया उदारवादी दृष्टिकोण हितों में सामंजस्य चलाने वाली क्रिया के रूप में राजनीति। उदारवादी राजनीति के हितों में सामंजस्य लाने वाली प्रक्रिया मानता है। राजनीति का यह दृष्टिकोण यूरोप में उदारवाद के उदय का विकास की उपज है। पिछले 350 सालों में कई लेखकों ने समय समय पर अपने विचारों के माध्यम से इसमें अपना योगदान दिया है, जैसे टॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, बेंथम, जे.एस. मिल, टी.एच. ग्रीन, लॉस्की, मैकाइवर, जे.डी.वी. मिलर और बर्नार्ड क्रिकमॉरिस, ड्वेंजर आदि। इस धारणा के अनुसार राजनीति का केंद्रीय विषय राज्य, सरकार अथवा प्रभुसत्ता न होकर व्यक्ति स्वयं है। एक सामाजिक प्राणी के रूप में कार्यरत व्यक्ति अपने अपने व्यक्तिगत स्वार्थों और आवश्यकताओं को पूर्ति में लगे हुए व्यक्तियों के हित में आपस में टकरा सकते हैं, जिनके कारण समाज में अव्यवस्था, अनुशासनहीनता
असुरक्षा आदि की स्थिति पैदा हो सकती है। इस स्थिति में एक सभ्य सामाजिक समुदाय की स्थापना का असंभव बना सकती है। राजनीति सामाजिक प्रक्रिया का वह भाग है जिसके माध्यम से समाज के ये टकराव और विवाद हल किए जाते हैं तथा कानून व्यवस्था, सुरक्षा और न्याय की स्थापना की जाती है, क्योंकि राजनीति व्यक्ति की सामाजिक गतिविधियों में से एक गतिविधि है अतः इसका अध्ययन केवल सामाजिक संदर्भ में भी किया जा सकता है। राजनीति का विश्लेषण वहाँ से आरंभ होना चाहिए जहाँ से समाज आरंभ होता है। व्यक्ति और समाज राजनीति के पनपने का स्थान है। ठीक, उसका मिलर के अनुसार राजनीति का संबंध सामाजिक मतभेदों और विवादों से है और यह एक ऐसी क्रिया है जो समाज में परिवर्तन लाना चाहती है अथवा इसे रोकना चाहती है। राजनीति की आवश्यकता सामाजिक स्तर पर मतभेदों के कारण पड़ती है जो एक सरकार की मांग करते हैं ताकि इन झगड़ों का किसी एक विशेष दशा में निपटारा किया जा सके। राजनीति की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि लोग समाज स्तर पर स्वयं को विभाजित पाते हैं, यानी कि उस पर हम लोग अलग अलग करते हैं। हालांकि लोग शांति और सुरक्षा के वातावरण में रहना पसंद करते हैं, परंतु व्यक्तिगत हितों में टकराव होने के कारण के इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे डिवाइड किया जाता है। वे अधिकतर मुद्दों पर स्वयं विभाजित पाते हैं। राजनीति सामाजिक स्तर पर लोगों के आपसी मतभेदों का राष्ट्रीय प्रतिबिंब है। सामाजिक स्तर पर ये झगड़े वस्तुओं की कमी के कारण आर्थिक हो सकते हैं। सामाजिक समुदाय संपन्न और विपन्न हो सकते हैं। विभिन्न देशों के आर्थिक स्रोतों में कमी अथवा बढ़ोतरी हो सकती है। व्यक्तियों में वृद्धि, कार्यकुशलता आदि के आधार पर मतभेद हो सकते हैं। यह मतभेद कई तरह के सामाजिक तनावों को जन्म देते हैं जो राजनीति स्तर पर अभिव्यक्ति होते हैं। राजनीति की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि मतभेदों को सुलझाया जाना जरूरी है। अब राजनीति सरकार द्वारा उन सार्वजनिक झगड़ों को निपटारा है जो स्वयं नहीं सुलझाते। सामाजिक मतभेद परिस्थितियों और जनमत कभी भी एकता और सामंजस्य पैदा नहीं कर सकते। अतः सामाजिक सामंजस्य की प्राप्ति के लिए राजनीति एक शाश्वत क्रिया के रूप में निरंतर चलती रहती है। अब मॉरिस दुर्वजर ने भी राजनीति के समन्वयात्मक और एकीकृत पक्ष पर बल दिया है। उन्होंने क्या कहा है आइए आपको बताते हैं। उसके अनुसार झगड़ों को हिंसा द्वारा सुलझाने की संभावना प्रत्येक परिस्थिति में रहती है, परंतु राजनीति अहिंसात्मक अथवा अपेक्षाकृत कम हिंसात्मक तरीकों द्वारा सुलझाने की प्रक्रिया का नाम है। यदि झगड़ों का निपटारा हिंसा, खून खराबे अथवा हथियारों के प्रयोग से किया जाता तो हम राजनीति में कोसों दूर हैं। राजनीति घूंसों, बर्छे, भालों, चाकुओं और बंदूक के स्थान पर अहिंसात्मक तरीकों का प्रयोग है। राजनीति ऐसी प्रक्रिया है जो अहिंसा को चर्चा, हथियारों का बातचीत, बंदूक के वोट में बदलकर समाज के विभिन्न प्रतिस्पर्धात्मक हितों में तालमेल बैठाती है। संक्षेप में विभिन्नता में एकता तथा व्यक्तियों, वर्गों और समुदायों में समझौते करवाने राजनीति का परम उद्देश्य है। संघर्ष और सहयोग की यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें संघर्ष भी चलता रहे और परस्पर स्वार्थी हितों के टकराव के बावजूद समाज की नाव भी न डूबे। इसी तरीके से 20वीं शताब्दी में राजनीति सामाजिक कल्याण के एक यंत्र के रूप में भी सामने आई। कौन सी आई आपको बताते हैं। और इस तरीके से आपका सामाजिक विवादों को निपटारा करने के लिए राजनीतिक व्यक्ति के आर्थिक और सामाजिक जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण से हस्तक्षेप करती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की प्रतिस्पर्धा को नियमित करके और मुफ्त शिक्षा, स्वास्थ्य बीमा, सामाजिक सुरक्षा आदि के माध्यम से यह समाज के विवादों के कारणों को कम करती है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अधिकतर उदारवादी देशों की अर्थव्यवस्था मिश्रित हो गई। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था सामाजिक विवादों और समूहों के झगड़ों की तीव्रता को कम कर देती है। निष्कर्ष में यह कहा जाता है कि व्यक्ति और समाज की
प्रकृति के आधार पर उदारवाद राजनीति को एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया मानता है जो झगड़ों को निपटारा करती है, कानून और व्यवस्था स्थापित करती है, समाज में एकता और सामंजस्य लाती है, सार्वजनिक हितों को बढ़ावा देती है और शांतिपूर्वक सामाजिक परिवर्तन के लिए रास्ता स्पष्ट करती है। विवादों का यह निवारण संवैधानिक तरीकों, कानून के साथ साथ राजनीतिक मत विभिन्नता तथा राजनीतिक भागीदारी द्वारा संभव होता है। आर्थिक स्तर पर राजनीति का यह सिद्धांत व्यक्तिगत संपत्ति, उदारवादी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, कल्याणकारी राज्य का समर्थन करता है। दोस्तों, इस तरीके से आपका राजनीति के बारे में मैंने आपको यहाँ पे डिफाइन किया। दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहिए दोस्तों इसी के साथ। और मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ दोस्तों, आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रश्न, व्यक्ति और राज्य के बीच संबंध के विशेष संदर्भ में उदारवाद के केंद्रीय सिद्धांतों को बताते हुए निबंध लिखिए। यानी कि उदारवाद में व्यक्ति और राज्य, उदारवाद में व्यक्ति और राज्य। उदारवाद की बात करते हैं। पुनर्जागरण ने एक नई विचारधारा को जन्म दिया जिसे हम कहते हैं उदारवाद, जिसे हम उदारवाद कहते हैं। प्रारंभिक उदारवाद को नकारात्मक स्वतंत्रता भी कहा गया है। इस नई विचारधारा की उत्तम अभिव्यक्ति हॉब्स, लॉक, बेंथम, जे.एस. मिल तथा अन्य कई लेखकों की रचनाएं में हुई है। प्रारंभिक उदारवाद का आधार व्यक्तिवाद था। उदारवादी विचारधारा व्यक्ति की व्यक्तिगत इच्छा, उसकी बौद्धिकता और मूलभूत अच्छाई में विश्वास करती है। प्रारंभिक उदारवाद स्वतंत्रता का अर्थ बंधनों का अभाव लिया गया है। ये बंधन आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, नैतिक तथा माने गए हैं। राजनीतिक स्तर पर इसका अर्थ था सामाजिक कार्यों में राज्य का हस्तक्षेप। आर्थिक स्तर पर इसका अर्थ या स्वेच्छाचारिता, अर्थात व्यक्ति को आर्थिक मामलों में स्वतंत्र छोड़ देना। व्यक्तिगत स्तर पर इसका अर्थ था राज्य और समाज व्यक्ति के निजी मामलों में हस्तक्षेप ना करे। उदारवादी विचारधारा में जे.एस. मिल ने व्यक्ति की स्वतंत्रता में केवल राज्य का ही नहीं बल्कि समाज, जनमत और रीति रिवाजों का हस्तक्षेप भी अनुचित माना है। मिल अपनी रचनाएं उस समय लिख रहे थे जब प्रजातंत्र का उदय हो रहा था और राजनीति में हिस्सा लेने का अधिकार समाज के सभी लोगों को था, तथा मिल लोगों को वोट का अधिकार देने वाले प्रजातंत्र के पक्ष में नहीं था। उनके अनुसार जनशक्ति जैसी धारणाएं मिथ्या, अधिक और सच कम है। जनशक्ति का अर्थ है बहुमत, यानी जनशक्ति का अर्थ है बहुमत, यानी कि एक से अधिक। परंतु इस बहुमत की तानाशाही में अल्पमत की स्वतंत्रता नष्ट हो सकती है। प्रजातंत्र का यह अर्थ बिल्कुल नहीं है कि वह अल्पमत की स्वतंत्रता समाप्त कर दे। अतः व्यक्ति की स्वतंत्रता एक प्रजातांत्रिक राज्य से भी सुरक्षित करने की जरूरत है। प्रारंभिक उदारवादी लेखकों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यक्तिगत सुख और कल्याण से प्रेरित होता है। ये लेखक मध्यकालीन रूढ़िवादिता, सामंतशाही, अज्ञान और प्रथाओं के विरुद्ध जूझ रहे थे और उनका विचार था कि इन बाधाओं का सामना व्यक्तिगत उपक्रम द्वारा ही किया जा सकता है। अतः उन्होंने स्वतंत्रता के सामाजिक पक्ष की ओर ध्यान दिया। उनका विश्वास था कि एक बार यदि तानाशाही सरकारों की निर्मम शक्ति को छुटकारा मिल जाए तो मानव जाति अपनी खुशहाली के लिए रास्ता निकाल सकती है। तो इस तरीके से इन्होंने अपना काम निकालने की कोशिश किया। उदारवादी ने व्यक्ति के अधिकारों की धारणा की रचना की अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को राज्य की उत्पत्ति से पहले कुछ प्रकृति अधिकार मिले हुए थे जिनमें जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार प्रमुख हैं। क्योंकि इन अधिकारों को राज्य नहीं देता अतः वह इन्हें ले भी नहीं सकता। ये व्यक्ति के अदेय अधिकार है। राज्य की उत्पत्ति इन अधिकारों की रक्षा के लिए हुई है। उदारवादी विचारधारा ने सार्वजनिक हित तथा सामूहिक हित की धारणाओं को अस्वीकार कर दिया। इसका विचार था कि वह सरकार सबसे अच्छी है जो कम से कम काम करती है। उदारवादी विचारधारा का उद्देश्य किसी आदर्श राज्य की खोज नहीं था बल्कि व्यक्ति को सामाजिक और आर्थिक बंधनों
तथा तानाशाही सरकार से मुक्ति दिलाना था। इस तरीके से दोस्तों आपका उदारवाद व्यक्ति में संबंधित राज्य के बारे में मैंने आपको बताया, और पॉलिटिक्स क्या है ये मैंने आपको बताया। दोस्तों इस तरीके से आपका ये सारे आपके जो सेशन चल रहा था, टॉपिक चल रहा था दोस्तों, आपका क्लियर किया। और मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ ज़रूर आऊँगा दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों मैं अगली वीडियो के साथ आऊँगा। और आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल यानी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उससे आप जुड़कर हमारे टेलीग्राम चैनल से वहाँ आपको PDF मिल जाएगा, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों जय हिंद दोस्तों।